गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, ये अनायन गैप क्या है, डेल्टा अनायन गैप क्या है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, जब भी हमें कोई पढ़ाता था तो कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि ऐसा क्यों है ये कोई समझाता नहीं था। आज हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण समझे ताकि चीज़ों को रटना ना पड़े, मैक्सिमम चीज़ें हमें समझ में आ जाए ताकि उसे कैलकुलेट करने में, उसको इवेल्युएट करने में, उसके हिसाब से डिसीज़ डायग्नोस करने में हमको मदद मिले। तो अब तक जैसा हमने समझा है कि पीएच एक बैलेंस की तरह है जिसका सेंटर है 7.4। 7.4 के नीचे हम चीज़ों को एसिडिक कंसिडर करते हैं, 7.4 के ऊपर हम बेसिक कंसिडर करते हैं। पीएच रेंज 7.35 टू 7.45 है, लेकिन जिसका सेंटर है वो 7.4 है, वो हमको याद रखना है। इसलिए हम रेफरेंस वैल्यू 7.4 ही पकड़ेंगे, जिसके हर नीचे की हर चीज़ को एसिडिक कंसीडर करेंगे और 7.4 के ऊपर में बेसिक कंसीडर करेंगे। तो जो एसिडिक लीम है इसमें मेन डिटर्मिनेंट है CO2 एंड H+ आयंस। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ये तराजू नीचे जाएगा, पीएच एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा। अगर SCO3 का लेवल बढ़ता है तो ये बेसिक की तरफ जाएगा। अगर CO2 कम होता है, H+ आयंस कम होते हैं तो तराजू बेसिक की तरफ शिफ्ट होगा। अगर SCO3 कम होता है तो बैलेंस एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये चीज़ें हमने बेसिक समझ ली थी। अब पिछले कुछ जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में हमने जो सीखा है उसके हिसाब से अब हम जो समझने वाले हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, अभी तक की ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये होता है SCO3 के कम होने से। SCO3 जब कम होता है तो ये बैलेंस इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, एसिड की तरफ। और क्योंकि ये चेंजेस SCO3 के चेंजेस के कारण हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने समझ लिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब SCO3 का कॉन्सेंट्रेशन कम होना। अब SCO3 कम होने के क्या कारण रह सकते हैं? अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का जैसे हमने समझा है कि इसका कारण है डिक्रीज SCO3 माइनस। अब SCO3 कम क्यों हो रहा है? जैसा कि हमने पिछली बार समझा था कि ये H+ आयंस अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं तो ये SCO3 को कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि H+ आयंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और जैसे ही ये बॉडी में जनरेट होते हैं बॉडी SCO3 को इसके साथ में कंबाइन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे H+ आयन SCO3 कंज्यूम होता है जिसके कारण ABG में SCO3 की लेवल कम आएगी। दूसरा, अगर बॉडी SCO3 को लूज कर रही है ना, यहाँ पे हमने देखा कि H+ आयन जनरेट हो रहा है बॉडी में जिसके कारण से SCO3 कंज्यूम हो रहा है और SCO3 का लेवल कम हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि SCO3 बॉडी में से लॉस हो रहा है। अब H+ आयंस कहाँ पे जनरेट होते हैं? हमको पता है कि अगर कार्डियक फेलियर का पेशेंट है या फिर किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह रहा तो बॉडी अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में जाती है और अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में लैक्टिक एसिडोसिस होता है। तो लैक्टिक एसिडोसिस यहाँ पे एक एसिड हम कंसिडर कर सकते हैं। बाद में डीके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी कीटो एसिड्स तैयार होते हैं जो H+ आयन जनरेट करते हैं और SCO3 को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि इनबॉर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म IEM में जितने भी एसिडेमिया है उसमें H+ जनरेट होंगे और ये SCO3 को कंज्यूम कर। दूसरा है SCO3 लॉस। अब SCO3 कहाँ से जाएगा? SCO3 के जाने के कारण है एक्स्ट्रा रीनल और रीनल। एक्स्ट्रा रीनल में हमें पता है डायरिया। अब डायरिया मतलब जो भी बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड है बॉडी का वो डायरिया के रूप में बॉडी के बाहर जा रहा है जिसमें SCO3 आपका लॉस हो रहा है। इसके अलावा अगर बिलियरी फिस्टुला है, बिलियरी फिस्टुला या फिर स्मॉल इंटेस्टिनल फिस्टुला है उसमें आपका बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड लॉस हो रहा है। रिनल में हमने समझा है कि कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है क्योंकि किडनी में से बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है। मेन कारण है इसका रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जिसमें हमने देखा है कि बाइकार्बोनेट कंजर्व नहीं होता और जिसके कारण से बाइकार्बोनेट अपना लॉस होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेस
कार्बोनिक अनहाइड्रेज की डेफिशिएंसी में ऐसा होता है, जैसे बाइकार्बोनेट लॉस होता है और जिसके कारण SCO3 लॉस होता है। तो ये तो दो तरीके हो गए जिसके कारण से SCO3 बॉडी में से कंज्यूम होता है। आइदर इट इज कंज्यूम विथ H+ आयंस और इट इज ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में से या फिर इंटेस्टाइन में से SCO3 लॉस हो रहा है। अब ABG का रिपोर्ट देख के हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये SCO3 कंज्यूम हुआ है या SCO3 लॉस हुआ है, क्योंकि दोनों में SCO3 का लेवल हमें कम मिलेगा। तो ये क्यों समझना है कि ये SCO3 H+ के साथ कंबाइन होकर लॉस हुआ है या बॉडी में से लॉस हुआ है, क्योंकि ये आपको डिसीज प्रोसेस समझने में मदद करेगा। आपको डायग्नोसिस करने में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस अंदर में चल रहा है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर रहा है। अब ये जैसे ही आप ये चीज़ का कारण समझोगे तो आप इसका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से कर सकोगे। जैसे यहाँ पे SCO3 बॉडी से बाहर नहीं गया है, वो कंबाइन है H+ के साथ। यहाँ पे जब भी आप बाइकार्बोनेट देते हैं बच्चे को या फिर पेशेंट को, तो उसको बहुत कॉशियसली देना है, क्योंकि ऑलरेडी SCO3 बॉडी में है, वो कहीं बाहर नहीं गया है, वो सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में H+ के साथ में। यहाँ पे बॉडी से H3O3 लॉस हो रहा है, तो ये डिसीज में आपको डेफिनेटली SCO3 देने का फायदा है और यहाँ पे SCO3 देके पेशेंट का इंप्रूवमेंट होगा। ये केस में आपको SCO3 का बहुत कॉशियसली देना है। मेन फोकस आपको इसकी डिसीज प्रोसेस पे फोकस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम समझते हैं कि सिर्फ SCO3 कम हुआ है तो वो किस वजह से कम हुआ है, ये समझने के लिए ABG हमको किस तरीके से हेल्प करता है। तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि अनायंस और कटायंस क्या है। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सबको हम कटायंस बोलते हैं, कटायंस, ठीक है, क्योंकि वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो भी निगेटिवली चार्ज है, जैसे क्लोराइड है, SCO3- है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, सारे अनायंस हैं। तो बॉडी में न्यूट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज मेंटेन करने के लिए अनायंस और कटायंस इक्वल होते हैं। जो मतलब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है उतने ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, इसलिए कटायंस इज इक्वल टू अनायंस। अब इसको बॉडी बैलेंस करना चाहती है किसी भी हालत में, तो जब भी हम ये कटायंस बॉडी में बढ़ते हैं तो बॉडी में अनायंस भी बढ़ेंगे और अनायंस बढ़ते हैं तो कटायंस भी बढ़ेंगे। इसका एक बैलेंस हमेशा बॉडी में मेंटेन रहता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे समझो एक लैक्टिक एसिडोसिस है। लैक्टिक एसिडोसिस का फॉर्मूला है HC3H5O3 और इसको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझ लीजिए। जब भी लैक्टिक एसिड बॉडी में जनरेट होता है वो डिसोशिएट होता है H+ और C3H5O3- में। अब इसको लैक्टेट कहते हैं और यहाँ पे ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब ये अनायन बॉडी में जनरेट हुआ है। जब भी लैक्टिक एसिडोसिस होता है एक H+ आयन जनरेट होता है और ये अनायन जनरेट होता है। जितने भी 8 है, सल्फेट, फॉस्फेट, लैक्टेट, ये सारे अनायंस है ना। तो बॉडी में एक अनायन जनरेट हो गया जब भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। अब हम सारे अनायंस मेजर नहीं करते। जो भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखते हैं, तो हम सोडियम, पोटेशियम करते हैं, कैल्शियम करते हैं, फॉस्फेट, SCO3 करते हैं और क्लोराइड करते हैं। जैसे हम रूटीनली फॉस्फेट नहीं करते। एक अनायन है एल्ब्यूमिन, बहुत कम बार मेजर होता है या फिर उसको ABG में हम कंसिडर नहीं करते। तो ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि जब भी बॉडी में एसिड बनेगा उसके साथ में एक अनायन बनेगा, है ना। तो इसके लिए हम एक टर्म कोड करते हैं अनायन गैप। तो हमको अनायन गैप क्या है वो समझना है। जैसे हम यहाँ पे समझ गए कि जितने कटायंस है, जितने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है उतने ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहेंगे, है ना। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सारे कटायंस और अनायन कैलकुलेट नहीं करते, हम मेजर कैलकुलेट करते हैं। जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम इज इक्वल टू क्लोराइड प्लस SCO3 प्लस अदर अनायन। यहाँ पे हम बाकी जो छोटे छोटे हैं अदर कटायंस लिख देते हैं। तो ये दो मेजर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये दो मेजर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके अलावा जो अदर कटायंस है हम मेजर नहीं करते और इसको भी हम मेजर नहीं करते। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसमें भी पोटेशियम बहुत कम है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि सोडियम का जो वैल्यू है
इज इक्वल टू क्लोराइड माइनस प्लस SCO3 माइनस प्लस अदर अनायंस। अब ये अदर अनायंस जो है वो फिक्स है, वो नॉर्मल रेंज उसका मिला हुआ है हमको, तो इसको हम बोलते हैं अनायन गैप, है ना। तो अगर हम सिंपल इसको अनायन गैप को अगर कैलकुलेट करें तो अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस SCO3। तो अनायन गैप जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम का, उसमें से टोटल जो क्लोराइड और SCO3 का लेवल है उसको माइनस करेंगे, इसको हम अनायन गैप करेंगे। नॉर्मली इसका वैल्यू 10 से 12 रहता है। तो ये चीज़ अगर हमको समझ गया कि अनायन गैप नॉर्मली 10 से 12 होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब नया अनायन कोई तो बॉडी में बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि बॉडी में एसिड तैयार हो रहा है ना। तो जब भी बॉडी में नया एसिड आएगा, जैसा हमने दो चीज़ें समझी थी कि SCO3 के कम होने का एक कारण है बॉडी में एसिड तैयार होना, तो जब भी एसिड तैयार होगा ये नए अनायंस बॉडी में तैयार होंगे, और ये नए अनायंस बढ़ आने के कारण ये अदर अनायंस जो हमने कैलकुलेट किया था ये बढ़ जाएगा, SCO3 कम हो जाएगा और हमारा अनायन गैप बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट अगर हमको समझ गया तो हम अनायन गैप के कारण, अनायन गैप कैलकुलेट करके किस चीज़ के कारण SCO3 कम हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण क्या है, डिसीज प्रोसेस क्या है, ये समझ सकते हैं। तो जब भी अनायन गैप आपका 12 से ज़्यादा रहेगा, समझना बॉडी में नया एसिड आया है ना। अब समझते हैं नॉर्मल अनायन गैप। नॉर्मल अनायन गैप में क्या होता है कि जैसे हमने समझा कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और SCO3 ये बॉडी में मेन डिटर्मिनेंट है। बॉडी में SCO3 लॉस होता है, अगर बॉडी में से SCO3 यूरिन में या डायरिया में लॉस हो रहा है तो बॉडी का जो इंट्रासेल्यूलर क्लोराइड है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि अदर अनायंस नहीं बढ़ रहे हैं, जो बॉडी के अंदर का ही क्लोराइड है सेल्स के अंदर का वो ब्लड में आ रहा है, और जिसके कारण आपको क्लोराइड का लेवल मिल जाएगा, लेकिन अनायन गैप उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड बढ़ गया, जितना बाइकार्बोनेट कम हुआ था उतना ही क्लोराइड बढ़ गया, इसके कारण से जो अनायन गैप है वो चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इसको हाइपरक्लोरेमिक या नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसमें बोलते हैं, और इसका कारण था क्योंकि SCO3 बॉडी में से लॉस हुआ। जो हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसमें हमने देखा कि SCO3 H+ के साथ कंबाइन हुआ और उसके साथ में लैक्टेट जनरेट हुआ, मतलब अनायन जनरेट हुआ, और इसके कारण जो अनमेजर्ड अनायन है, अदर अनायंस है, जो हम अनायन गैप के रूप में कैलकुलेट करते हैं, उसका लेवल काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ पा रहे एक इसमें तो 2-3 बार देखिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम ABG देख के, ABG के साथ में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का लेवल देख के हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट का अनायन गैप कितना है, और अगर अनायन गैप बढ़ा हुआ है इसका मतलब बॉडी में एसिड बन रहा है, अगर अनायन गैप नॉर्मल है इसका मतलब है कि बॉडी बाइकार्बोनेट लूज कर रही है, और बाइकार्बोनेट लूज करने के कारण बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर बाइकार्बोनेट बॉडी में से लॉस हो रहा है तो आप बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर ये H+ आयन जनरेट होने के कारण आपका बाइकार्बोनेट कंज्यूम हो रहा है, SCO3 कंज्यूम हो रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको अंडरलाइंग डिसीज प्रोसेस को ट्रीट करना है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट का रोल बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट कब देंगे? अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में बच्चा शॉक में है और pH बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, आपका बाइकार्ब बहुत कम हो गया है आपके, जिसके कारण से आपके आइनोट्रॉप्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एसिडिक pH होता है तो आइनोट्रॉप्स काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में ट्रांजिएंट इंप्रूवमेंट के लिए, जल्दी से जल्दी पेशेंट को स्टेबल करने के लिए हम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, लेकिन मेन रोल बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट का जब बाइकार्बोनेट बॉडी में से लॉस होता है तभी होता है। तो इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं वही। अगर हाई अनायन गैप मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली हमने देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है और निगेटिवली चार्ज है मोस्टली इक्वल रहते हैं। जैसा हमने समझा कि मेन पॉजिटिवली चार्ज अनायन कटायन है सोडियम, सो वो है 140। यहाँ पे हमने क्लोराइड देखा 104 है, और SCO3 है 24। यहाँ पे जैसा हमने कैलकुलेट किया था अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस SCO3 प्लस क्लोराइड। तो ये अनायन गैप
ये दोनों जब हम सोडियम के लेवल से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें यहाँ पे अनायन गैप मिलता है। अभी ये अनायन गैप जो है ये 12 नॉर्मली जो रहता है 12 रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो SCO3 कम हो गया। अब SCO3 क्यों कम हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये H+ के साथ कंबाइन हुआ और H+ के साथ कंबाइन होने के कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा अनायंस जनरेट हुए। जैसे हमने देखा था लैक्टेट, है ना, लैक्टेट, ब्यूट्रेट, इस तरीके से अनायंस बॉडी में जनरेट होते हैं और ये अनायन गैप बढ़ जाता है। जो पहले 12 था अभी 20 हो गया है। तो इसके कारण क्या है, जैसा हमने समझा कि हाई अनायन गैप का मेन कारण है बॉडी में एसिड का तैयार होना। अब एसिड किस किस चीज़ों में तैयार होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक निमोनिक्स दे दिया मड पाइल्स के लिए। मड पाइल्स में M फॉर मिथेनॉल, U फॉर यूरेमिया, D फॉर डीके, P फॉर फिनिलअल्डिहाइड, I फॉर इस्चेमिया, L फॉर लैक्टिक एसिड, E फॉर इथेनॉल और S फॉर सैलिसिड। सो इन सब चीज़ों में बॉडी में एसिड बनेगा। वो एसिड SCO3 के साथ कंबाइन होकर कम होगा, उसके साथ में बहुत सारे अनायंस जनरेट होंगे और जिसके कारण अनायन गैप बढ़ जाएगा। तो जब भी हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है, में अब बाइकार्बोनेट का ट्रीटमेंट का रोल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट कम हुआ है H+ के साथ कंबाइन होने के कारण, है ना। तो ये H+ के साथ कंबाइन होने के कारण अभी भी बॉडी में है, ये लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट देंगे तो वो ट्रीट नहीं होने वाला। ट्रीट करने के लिए आपको अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ये दूसरा एग्जांपल है नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि बाइकार्बोनेट कम हुआ है, 24 से 16 हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि ये SCO3 लॉस हो रहा है यूरिन में बोलो या फिर डायरिया के रूप में हो, बॉडी से बाहर बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है। लेकिन जो क्लोराइड है वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस से एक्स्ट्रासेल्यूलर स्पेस में आ गया, जो 104 था 112 हो गया। तो जिसके कारण से अनायन गैप अभी भी 12 है। तो यहाँ पे अनायन गैप बढ़ा नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, वो उतना जितना था उतना ही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि क्लोराइड बढ़ा है और क्योंकि क्लोराइड आ जाता है तो ये जो वैल्यू है टोटल सम जो है वो सेम है। इसके कारण से आपका अनायन गैप चेंज नहीं होता। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसमें बाइकार्बोनेट बॉडी लूज कर रही है, किस फॉर्म में? आइदर डायरिया के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड बोलिए या फिर बिलियरी फिस्चुला बोलिए, जिसके कारण जो भी बाइकार्बोनेट इंटेस्टाइन में बन रहे हैं वो शरीर से बाहर जा रहे हैं, या फिर किडनी के रूप में, किडनी से बाहर जा रहे हैं। किडनी में जैसे हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में कंसिडर करते हैं टाइप 1, तो उसमें मेनली ये जाते हैं या कार्बोनिक अनहाइड्रेट डिफिशियंसी में या फिर स्पाइरोनोलैक्टोन, है ना, या फिर एडिसन्स डिसीज। इन सब डिसीज में बाइकार्बोनेट बॉडी के बाहर जाता है किडनी में से और इसमें क्लोराइड का लेवल बढ़ता है क्योंकि वो इंट्रासेल्युलर स्पेस से बाहर के एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में आता है, जिसके कारण अनायन गैप उतना ही रहता है। तो आपको हर बार आपको अनायन गैप कैलकुलेट करना है। अगर अनायन गैप 12 से ज़्यादा है मतलब ये हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और अनायन गैप आपका नॉर्मल है तो ये नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो जब आप ये आप अनायन गैप कैलकुलेट कर लेते हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो आपको कॉज समझ में आता है कि इसका कॉज क्या है, किस कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, और उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट चेंज होता है। तो क्योंकि यहाँ पे SCO3 लॉस हो रहा है नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, इसमें बाइकार्बोनेट करेक्शन का रोल है। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को बाइकअप देना है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट का रोल है। इसलिए हम देखते हैं कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम कंटिन्यूसली उनको बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट पे रखते हैं। एक और कंसेप्ट है, अल्ब्यूमिन के लेवल के हिसाब से अनायन गैप को कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। तो अल्ब्यूमिन एक मेजर अनायन है जो कंट्रीब्यूट करता है अनायन गैप को। तो इस वजह से अगर अल्ब्यूमिन का लेवल कम है तो हमें अनायन गैप को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली अल्ब्यूमिन की वैल्यू रहती है 4, उसके लिए 12 अनायन गैप नॉर्मल है। लेकिन यदि अल्ब्यूमिन 4 की जगह पे 2 है तो अनायन गैप जो हम नॉर्मली 12 को नॉर्मल कंसिडर कर रहे थे उसे हमें 6 एज अ नॉर्मल करना पड़ेगा। इनकी लेवल को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा उसको नॉर्मल अनायन गैप कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए अगर अल्ब्यूमिन का लेवल 2 या 3 है और अनायन गैप 12 भी है तो भी हम इसे हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंसिडर करेंगे क्योंकि अल्ब्यूमिन का वैल्यू लो है।
एक और कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि जैसे हमने समझा था कि pH 7.4 पे बैलेंस है, एसिडिक pH का मेन डिटर्मिनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और अल्कलाइन का मेन डिटर्मिनेंट बाइकार्बोनेट है। अब क्योंकि SCO3 हम यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है तो SCO3 कम होगा। अब SCO3 अगर कम हुआ है बॉडी में से तो बॉडी क्या करेगी, CO2 भी कम करेगी। जब दोनों इसमें से आप निकालोगे तभी वो बैलेंस बराबर होगा। अगर SCO3 कम हुआ तो बॉडी CO2 को कम करने की कोशिश करेगी। CO2 को कम कैसे करेगी, रैपिड ब्रीदिंग करके, है ना, एसिडोटिक ब्रीदिंग करके। अब जैसा हमने समझा था कि मेटाबॉलिक का जो कॉम्पेंसेशन है वो रेस्पिरेटरी के थ्रू होता है और वो फास्ट कॉम्पेंसेशन है, तो इसमें अभी आपको क्रोनिक या एक्यूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी होती है तो उसके साथ में आपको कि ये क्रोनिक पैथोलॉजी है या एक्यूट पैथोलॉजी है वो समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमको क्रोनिक है या एक्यूट है ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिक का कॉम्पेंसेशन जो रेस्पिरेटरी के थ्रू होता है वो फास्ट ही होता है हमेशा। तो जब भी बाइकार्बोनेट कम होगा बॉडी में से, चाहे वो H+ के साथ कंबाइन होने के कारण हो या फिर बॉडी में से लॉस होने के कारण हो, बॉडी CO2 को लॉस करेगी रैपिड ब्रीदिंग करने के लिए। तो इसका एक इन्होंने रेशो दिया हुआ है। अगर हम कहते हैं कि SCO3 1 से कम हुआ, SCO3 का लेवल अगर 1 से कम हुआ तो PCO2 का लेवल भी 1 से कम होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर समझो नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल हम पकड़ रहे हैं 22 to 26, तो अगर ये 22 का 21 हुआ तो ये जो 35 to 40 है ये 34 हो जाएगा। तो जितना बाइकार्बोनेट में गिरावट आएगी उतना ही गिरावट PaCO2 में भी आएगी। अगर समझो इससे ज़्यादा गिरावट होती है, अगर हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट सिर्फ 1 से गिरा है, 24 का 23 हुआ है और ये 35 का 34 ना होते हुए 30 हो गया, मतलब इसमें एडिशनल बाइकार्बोनेट आपका CO2 लॉस हो रहा है। मतलब आपका इसका एसोसिएटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में इसको एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी है, समझा। तो अगर इसका नॉर्मल वैल्यू हम पकड़ते हैं 22 to 35 to 45, तो अगर ये 22 का समझो यहाँ पे हुआ है 20, मतलब ये 2 से कम हुआ और ये वैल्यू हो गया 30, मतलब ये 5 से कम हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेशो मेंटेन नहीं हुआ, 1:1 नहीं कम हुआ, यहाँ पे CO2 ज़्यादा लॉस हुआ है। अब ये क्योंकि CO2 लॉस हुआ है और CO2 जब भी लॉस होता है तो हम उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो यहाँ पे दो पैथोलॉजी चल रही है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसी प्रकार अगर समझो SCO3 आपका कम हुआ है, 22 का हो गया 16, है ना, मतलब कितने से कम हुआ, 4 + 2 6 से कम हुआ है। और आपका PCO2 है समझो 33, ये कितने से कम हुआ, -6 से, और ये कम हुआ है -2 से। तो यहाँ पे जितना 1:1 का रेशो मेंटेन नहीं हुआ है, ये 6 से कम हुआ, ये 2 से कम हुआ, है ना। जस्ट एक एग्जांपल है, ये एक्चुअल बॉडी में ऐसे ही काम करेगा ऐसा नहीं, लेकिन समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अगर आपका बाइकार्बोनेट कम हुआ है 6 से, लेकिन आपका CO2 कम हुआ है 2 से ही, जबकि हमको एक्सपेक्टेड था 1:1। अगर ये 6 से कम हुआ तो ये भी 6 से कम होना चाहिए था, लेकिन ये 6 से कम हुआ है और ये सिर्फ 2 से ही कम हुआ है। मतलब बॉडी ने जितना CO2 वॉश आउट करना चाहिए था उतना नहीं किया है, मतलब बॉडी में CO2 रिटेन हो रहा है। तो ये प्रोसेस में क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ में इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। तो इस प्रकार से आप इसमें से मिक्स डिसऑर्डर भी डायग्नोस कर सकते हैं अगर आपको SCO3 और PaCO2 का रेशो अगर आपने बराबर से कैलकुलेट किया है। तो ये कंसेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम पूरे ABG को किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं स्टेप वाइज वो समझेंगे। और एक कंसेप्ट है जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार
मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दोनों फॉर्म साथ में रहते हैं। जैसे हमने समझा कि अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों भी साथ में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया के पेशेंट हैं और डायरिया का पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट रिच डायरिया करने के कारण नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में गया हुआ है, लेकिन साथ में वो बाद में शॉक में भी चला गया और शॉक में जाने के कारण फिर उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ लैक्टिक एसिड जनरेट होने के कारण, तो वो हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट रह सकती है। तो उसको समझने के लिए और एक कंसेप्ट है डेल्टा गैप का। तो इसमें रटने के बजाय आप समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों रहता है। तो अगर हम समझेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जब हमने अनायन गैप कैलकुलेट किया और जब भी अनायन गैप 12 से ज़्यादा आता है तो हमने बताया कि इसमें एसिड बॉडी में जनरेट हुआ है और वो एसिड SCO3 को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हाई अनायन गैप रहता है, अगर आप अनायन गैप में से 12 को माइनस करोगे, जितना भी अनायन गैप पेशेंट का आया उसमें से अगर 12 को माइनस करोगे तो जितना SCO3 S+ से कंज्यूम किया है वो हमको मिलेगा। फिर से एक बार बात करते हैं, जब भी हाई अनायन गैप हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है, वो अगर 12 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कि हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में H+ आयन जनरेट हुए हैं और ये H+ आयन SCO3 को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण से हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो जो भी आपका अनायन गैप आया है उसमें से अगर आप 12 माइनस करोगे तो आपको इंडिकेट मिलेगा कि आपका कितना HCO3 H+ के साथ कंबाइन होने के कारण लॉस हुआ है। तो उसी को उन्होंने डेल्टा गैप बोला है। तो डेल्टा गैप क्या है? अनायन गैप -12। तो ये डेल्टा गैप कब मिलेगा हमको? जब भी अनायन गैप 12 से ज़्यादा रहेगा, मतलब हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मिलेगा। तो इसका मतलब जो भी डेल्टा गैप आया है वो आपको इंडिकेट करेगा कि कितना SCO3 H+ आयन के साथ कंबाइन होने के कारण कम हुआ है। तो अगर किसी पेशेंट का अनायन गैप 20 आता है ना, तो डेल्टा गैप क्या आएगा? 20 - 12 मतलब 8। तो 8 SCO3 कंज्यूम हुए हैं H+ के साथ कंबाइन होने के कारण। ठीक है, तो इसका अगर ये 8 है और नॉर्मल वैल्यू समझो हम 24 पकड़ के चलते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका बाइकार्बोनेट 16 आने चाहिए, राइट? 16 के करीब आने चाहिए। तो डेल्टा अनायन गैप इंडिकेट करता है कि कितना SCO3 H+ के साथ कंज्यूम हुआ है। तो अगर वो सेम है, अगर SCO3 के साथ में अगर आप डेल्टा गैप जो कंज्यूम हुआ है H+ के साथ, उसके साथ में हम जो आज का अभी का उसका एक्चुअल वैल्यू है उसको अगर कैलकुलेट करते तो हमारा टोटल आना चाहिए 22 to 26 के बीच में। क्यों? क्योंकि उतना जो बाइकार्बोनेट है। लेकिन अगर उसका वैल्यू 26 से ज़्यादा आता है ना, मतलब जितना H+ ने कंज्यूम किया है उसके अलावा भी बॉडी में बाइकार्बोनेट आ रहा है, बाइकार्बोनेट जनरेट हो रहा है या फिर किसी और सोर्स से आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, ऐसा हो सकता है ना। जैसा कि हम समझेंगे कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का एक कारण है कि अगर आपने बाइकार्बोनेट इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया तो बाइकार्बोनेट यहाँ पे रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से आपको समझना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में ऑनगोइंग अंडरलाइन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी रह सकता है। अगर ये डेल्टा गैप क्या है? नंबर ऑफ SCO3 कंज्यूम बाय H+। तो अगर वो कैसे कैलकुलेट होता है? अनायन गैप -12। तो अगर आपका डेल्टा गैप और मेजर्ड SCO3 को आप कंबाइन करने के बावजूद भी आपका 22 से नीचे जा रहा है, बाइकार्बोनेट का वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रहा है ये 22 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ बच्चे को नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है ना। तो डेल्टा गैप कैलकुलेट करने से आपको एसोसिएटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एडिशनल नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये पता चल सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस रह सकता है। हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में नॉन अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस रह सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रह सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी रह सकता है। ये सब चीज़ों को हम जब डिटेल में सबसे आखिरी लेक्चर में एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उस वक्त
ये सारा बैकअप जो आपके साथ में माइंड में चलेगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग जब चलेगा तो एग्जाम्पल समझना आसान हो जाएगा। थैंक यू।